हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सर, हमने लास्ट वीडियो में देखा था केस कंट्रोल और कोहोर्ट स्टडी में ब्रीफ डिफरेंसेस। इन दैट स्टडी वी हैड concluded that case control study is a retrospective study and cohort study is a prospective study. So in this video I will tell you about a retrospective cohort study. Sir, what are you saying? Retrospective cohort study. मैंने सर एक हॉस्पिटल सेलेक्ट किया। मैंने 2008 के सभी पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे उन सबके रिकॉर्ड्स हॉस्पिटल से निकलवाए। ठीक है सर। मान लो सर, उस हॉस्पिटल में 2008 में 10,000 पेशेंट्स एडमिट हुए थे, 10,000 पेशेंट्स। तो सर, मैं जो स्टडी करना चाह रहा हूँ वो एसोसिएशन है हाई कोलेस्ट्रॉल और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। सर, मैं उन 10,000 पेशेंट्स की फाइल में लिपिड प्रोफाइल चेक करूँगा। लिपिड प्रोफाइल में मैंने चेक किया कि कितने पेशेंट्स में हाई कोलेस्ट्रॉल था और कितने पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मल थे। मान लो सर, 5,000 पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई था और 5,000 पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल था। उन 10,000 पेशेंट्स को मैंने फॉलो किया 2024 तक और मैंने देखा कि उनमें से कितनों को एमआई हुआ और कितनों को एमआई नहीं हुआ। सर, आप फॉलो कर रहे हैं मुझे? मैंने सर एक हॉस्पिटल सेलेक्ट किया, 2008 के रिकॉर्ड्स निकलवाए, उसमें 10,000 पेशेंट्स उस हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे 2008 में। उनके रिकॉर्ड से मैंने उनका लिपिड प्रोफाइल चेक किया और चेक किया कि कितने पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई था। मान लो सर, 5,000 पेशेंट्स में मुझे कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई मिला और 5,000 पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल मिला। तो मैंने उन पेशेंट्स को फॉलो किया 2024 तक, जो कि आज की प्रेजेंट डेट है, और मैंने देखा कि उनमें से कितनों को एमआई हुआ। मैंने एक हॉस्पिटल सेलेक्ट किया 2008 में। मैंने देखा कि 5,000 सब्जेक्ट्स with high cholesterol and 5,000 subjects with normal cholesterol। मैंने उसको आज की प्रेजेंट डेट तक फॉलो किया और मैंने देखा कि 5,000 सब्जेक्ट्स जिनमें हाई कोलेस्ट्रॉल था उनमें से 500 को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ और 5,000 सब्जेक्ट्स जिनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल थे उनमें से 250 को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ। तो सर, आप मेरी बात को माइंड करना। मैंने इस स्टडी की शुरुआत रिस्क फैक्टर से की है। रिस्क फैक्टर हाई कोलेस्ट्रॉल। केस कंट्रोल स्टडी में आई वॉज गोइंग फ्रॉम effect to cause. I was starting from myocardial infarction and by history taking I was asking the subjects about their cholesterol levels. But in this case, in retrospective cohort study, mind it, I am starting from risk factor and I am going towards the effect. I am going towards the outcome. Benefit of retrospective cohort study as compared to prospective cohort study is that retrospective cohort study saves our time and it also tells us about the relative risk एंड इंसिडेंस। तो सर, हमने प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी भी पढ़ी और रिट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी भी पढ़ी। तो एक काम करते हैं, हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं। कंबाइंड कोहोर्ट स्टडी ऐसा कैसे हो सकता है? सर, मैंने जो पिछला एग्जांपल लिया था हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, सर मैंने 2008 में हॉस्पिटल रिकॉर्ड से चेक किया था कि कितने पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई था और उनको 2024 तक फॉलो किया और चेक किया कि उनमें से कितनों को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ। सर, एक काम करता हूँ, मैं 2024 से लेके आगे उस स्टडी को कंटिन्यू करता हूँ 2038 तक। तो सर, 2008 से लेके 2024 तक दिस इज रिट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी और 2024 से लेके 2038 तक दिस इज प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी। सर, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? 2008 में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वाले मैंने स्टडी सब्जेक्ट लिए, उनको 2024 तक फॉलो किया। अब उन्हीं स्टडी सब्जेक्ट्स को मैं 2024 से लेके 2038 तक फॉलो कर रहा हूँ। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड कोहोर्ट स्टडी। 2008 5,000 सब्जेक्ट्स विथ हाई कोलेस्ट्रॉल
फॉलो किया 2024 तक, फिर उन्हीं स्टडी सब्जेक्ट्स को फॉलो किया 2038 तक। नेक्स्ट इज आवर नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी। इन नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी, a small case control study is nested in a big cohort study। सर ये डेफिनेशन तो मेरे ऊपर से निकल गई, मैं आपको सिंपल टर्म्स में कहानी के साथ समझाता हूँ। लेट अस टेक इन 2024 आई टुक 10,000 न्यू बोर्न्स। सुनते जाना ध्यान से। उन 10,000 न्यू बोर्न्स की मैंने डीएनए सैंपल, ब्लड सैंपल और एंटीनेटल हिस्ट्री मैंने उनकी मदर से पूछी, वो सब मैंने प्रिजर्व कर ली। सर मैंने उन 10,000 न्यू बोर्न्स को 2040 तक फॉलो किया। 2040 तक उन 10,000 न्यू बोर्न्स में से किसी 50 सब्जेक्ट्स को एक रेयर डिसीज हुई, ठीक है सर, एंड रेस्ट 9,950 आर हेल्दी। तो सर मैंने इन 9,950 में से 50 सब्जेक्ट्स लिए एज अ कंट्रोल। आइडली आई शुड टेक 200 सब्जेक्ट्स, बट I can also take 50 subjects, as we had studied in the previous lecture that the ratio between cases and controls should be maintained at 1:4, but minimum it can be 1:1। मैंने 10,000 न्यू बोन्स लिए थे, मैंने उनका डीएनए सैंपल, ब्लड सैंपल और एंटीनेटल हिस्ट्री प्रिजर्व करके रखी 2024 में, और उनको 2040 तक फॉलो किया। तो मैंने देखा उन 10,000 में से किसी 50 स्टडी सब्जेक्ट्स को एक रेयर डिसीज हुई। तो सर मैंने उन 50 स्टडी सब्जेक्ट्स को एज अ केस माना, और कंट्रोल के लिए मैंने उन रेस्ट 9,950 में से 50 सब्जेक्ट्स को कंट्रोल लिया। तो सर मैं इन 50 केसेस और 50 कंट्रोल्स के ब्लड सैंपल, डीएनए सैंपल और एंटीनेटल हिस्ट्री को कंपेयर करूंगा। इज अ कोहोर्ट स्टडी। 10,000 न्यूबॉर्न मैंने लिए, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ 2024 से लेके 2040 तक। फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी, गोइंग फ्रॉम कोज टू इफेक्ट, पर 50 केसेस आए एक रेयर डिसीज के, तो मैंने कंट्रोल में 50 केसेस उसी 10,000 पॉपुलेशन से लिए और उनकी एंटीनेटल हिस्ट्री, डीएनए सैंपल, ब्लड सैंपल को कंपेयर किया। सो अ स्मॉल केस कंट्रोल स्टडी इज नेस्टेड इन अ बिग कोहोर्ट स्टडी। बिग कोहोर्ट स्टडी चल रही थी 10,000 न्यूबॉर्न्स की 2024 से लेके 2040 तक, मूविंग टुवर्ड्स एक्सपोजर टू आउटकम। उनमें से आउटकम आया, 50 केसेस को रेयर डिसीज हुई, मैंने उन 50 केसेस को सेलेक्ट किया और 50 कंट्रोल्स लिए उसी 10,000 पॉपुलेशन में से जिनको वो रेयर डिसीज नहीं हुई थी। तो वो क्या बना मेरा आउटकम, मैंने उनको फॉलो बैक किया, मैंने उनकी एंटीनेटल हिस्ट्री, ब्लड सैंपल और डीएनए सैंपल कंपेयर किया, आउटकम से गया कोज की तरफ। सो 50 केसेस, 50 कंट्रोल्स। सो दिस केस कंट्रोल स्टडी is nested in this big cohort study. Now we will be moving towards cross-sectional study. अभी तक जो हमने स्टडी की, हम किसी स्टडी में आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, किसी स्टडी में पीछे की डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। सम स्टडी वाज फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी, some studies were backward looking study, some were combined study. Cross sectional study is not moving at all. We are taking a cross section of a population at a point of time. Sir, what is cross section of the population at a point of time? मैंने एक विलेज सेलेक्ट किया, मैंने उधर जाके पूछा how many of are smokers among you? Sir, I came to know 30% of them were smokers. सर मैंने उसी विलेज में से पूछा कि हाउ मैनी ऑफ यू आर
having lung cancer. 5% of them were having lung cancer. We take a cross section of the population. In this study, we can't calculate the incidence, can't calculate any association. In this study, we can calculate the prevalence. As we can see, we can calculate the prevalence of lung cancer in that village, and this study is based on the primary data. Primary data means investigator is collecting data himself. सर अगर मैं किसी हॉस्पिटल में जाता हूँ और वहाँ से मैं डाटा कलेक्ट कर लेता हूँ तो वो सेकेंडरी डाटा होगा। सर मैं हाउस टू हाउस सर्वे कर रहा हूँ तो वो कौन सा डाटा होगा? प्राइमरी डाटा होगा, बेस्ड ऑन primary data. So next we will be moving towards ecological study. Ecological study is mainly used in nutritional surveys. In this, secondary data is collected. Example, investigator is going to hospital and collecting the data. Ecological study is also done at a point of time, same as in case of cross-sectional study. In this study, prevalence can be calculated, relative risk odds ratio can't be calculated, and incidence can't be calculated. Ecological fallacy means results of the study can't be applied to the individual level. मुझे तो कंपेयर करके बताओ जो बाकी स्टडीज हमने देखी। मान लो हमने कोहोर्ट स्टडी देखी, कोहोर्ट स्टडी में मैंने रिलेटिव रिस्क निकाला 2, तो सीधा अपने पेशेंट को कहूँगा कि सर अगर आप स्मोक करते हो तो आप में नॉन स्मोकर के मुकाबले लंग कैंसर होने के चांसेस डबल हैं। सो रिजल्ट्स कैन बी अप्लाइड एट द इंडिविजुअल लेवल। इकोलॉजिकल फैलेसी मीन्स हमने सर एक क्लास ली, एक स्टूडेंट्स की क्लास ली, उसमें से 100 स्टूडेंट्स थे, मैंने उनमें एवरेज फैट इनटेक निकाला। एवरेज फैट इनटेक, let's take an example, it comes out to be 100 gram per day, but there is one a gym freak in that 100 students who goes to gym, who maintains their diet, takes 150 gram of protein daily, जो फैट को बिल्कुल अवॉइड करता है। तो सर एवरेज फैट इनटेक was 100 gram per day, but in that gym freak guy average fat intake is only 20 gram per day. So how can I apply this average fat intake to that gym freak boy? Are you getting my point? So the average we calculate in ecological study can't be applied at the individual level. सर मैं किसी एक हॉस्टल में जाता हूँ जिसमें सभी स्टूडेंट्स किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सर मैंने उस पूरे हॉस्टल का एवरेज स्टडी आवर्स पर डे निकाला, दैट कम्स आउट टू बी 8 आवर्स पर डे। तो सर अभी एक टॉपर बाहर निकलता है, वो कहता है मैं तो 14 घंटे एक दिन का पढ़ता हूँ। फिर एक लड़का बाहर निकलता है, कह रहा है यार 2 दिन से किताब को हाथ नहीं लगाया। तो सर जो मैंने 8 आवर्स पर डे एवरेज निकाली थी, क्या मैं वो इंडिविजुअल लेवल पे अप्लाई कर पा रहा हूँ? नहीं कर पा रहा। सो दिस इज द इकोलॉजिकल फैलेसी। एट लास्ट आई विल टेल यू अबाउट द यूनिट्स ऑफ स्टडी। यूनिट्स ऑफ स्टडी इन केस ऑफ केस कंट्रोल स्टडी, कोहोर्ट स्टडी, cross-sectional study is individual level. Means the result of the study can be applied to the individual level. What do you mean by unit of study? Unit of study means हम study किस पे कर रहे हैं और हमारे जो रिजल्ट आएगा वो हम किस पे एप्लीकेबल कर पाएंगे। In the case of ecological study, we are studying the population, but results can't be applied to the individual level. So unit of study is population. एट लास्ट मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी स्टडी सबसे एक्यूरेट है जो भी हमने स्टडीज अब तक पढ़ी हैं उनमें से। सर सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये डाल लो सर, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल इज ऑलवेज द बेस्ट, जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू। You should always keep in your mind that you are the best. You don't have to fight, you don't have to compete among others. You have to be the best at your level. And then retrospective cohort study, it saves my time,
It also tells me about relative risk. It also tells me about the incidence. And then prospective cohort study. It tells me about the relative risk. It tells me about the incidence, but it takes a lot of time. It takes a lot of expenses. And then case control study. It saves our time, but the association which it gives by odds ratio is not accurate. Odds ratio is always less accurate than the relative risk. So case control study always lags behind the cohort study. Keep it in your mind. And then cross-sectional study, and at last ecological study. So I am winding up this lecture. At last I want to say, whatever are you doing, if you are doing your undergraduation, if you are preparing for an entrance exam, if you are doing your job, you have to enjoy the process, because enjoying the process is always more important than winning or achieving something. Keep it in your mind. Okay, bye.